नमस्कार दोस्तों, एग्जाम टॉपर अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम संसदीय प्रणाली पर चर्चा करेंगे। इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। ये एपीजे अब्दुल कलाम जी का कोट है। सफलता का फल सदैव परिश्रम के वृक्ष पर ही फलता है। चलते हैं, बात करते हैं संसदीय प्रणाली की। इससे पहले हमें जानना होगा सेपरेशन ऑफ द पावर है क्या, शक्तियों का पृथक्करण है क्या। तो मॉन्टेस्क्यू ने दिया था प्रथम शक्ति के पृथक्करण के बारे में। जानते हैं एंशिएंट टाइम में जो समस्त शक्तियां होती थी एक राजा के पास होती थी, जिसके अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका समस्त शक्तियां होती थी। आधुनिक समय में सेपरेशन ऑफ द पावर है। इसके अंतर्गत कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की शक्तियों के मध्य स्पष्ट विभाजन होता है। स्टेट के तीन अंग, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इसके मध्य शक्तियों का विभाजन पे बात होती है। बात करते हैं, ये हॉरिजॉन्टल शक्तियों का विभाजन है। 36 शक्तियों का विभाजन दिया गया यहाँ पर इस तरह से, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। जबकि यहाँ पर वर्टिकल शक्तियों का विभाजन है, ऊर्ध्वाधर शक्तियों का विभाजन है। यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, स्टेट राज्य सरकार और लोकल गवर्नमेंट, जैसे कि पंचायती राज व्यवस्था है। बात करें, हम बात कर रहे हैं संसदीय व्यवस्था और राष्ट्रपति व्यवस्था के मध्य क्या अंतर है। राष्ट्रपति व्यवस्था जो है इसमें कार्यपालिका व विधायिका के मध्य, कार्यपालिका और विधायिका के मध्य स्पष्ट विभाजन होता है, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है। जबकि संसदीय व्यवस्था के में कार्यपालिका और विधायिका के मध्य शक्तियों का सामंजस्य होता है। कार्यपालिका और विधायिका के मध्य शक्तियों का सामंजस्य होता है। और राष्ट्रपति व्यवस्था वाले देशों में स्पष्ट शक्तियों का विभाजन होता है, जबकि संसदीय व्यवस्था में शक्तियों का सामंजस्य होता है। आगे चलते हैं, बात करते हैं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम में सिटीजन होता है, वो इलेक्ट करता है विधायिका को और विधायिका में से ही कार्यपालिका के सदस्य चुने जाते हैं। मंत्री परिषद हमारा लोकसभा और राज्यसभा से ही चुने जाते हैं। बात करते हैं प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। उसमें सिटीजन दो तरह से इलेक्शन करते हैं, एक तो वह विधायिका को चुनते हैं और एक तरफ वह कार्यपालिका को चुनते हैं। चलते हैं आगे, परिचय करते हैं संसदीय व्यवस्था से थोड़ा सा, भारतीय संसदीय व्यवस्था के बारे में। भारतीय संसदीय व्यवस्था केंद्र में भी है और राज्य में भी है। केंद्र में आर्टिकल 74-75 के तहत, जबकि राज्यों में आर्टिकल अनुच्छेद 163, 164 के तहत कि संसदीय सरकार को, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार को कैबिनेट सरकार, उत्तरदायी सरकार व सरकार का वेस्टमिनिस्टर स्वरूप भी कहते हैं। कैबिनेट सरकार इसलिए कहते हैं क्योंकि सारी शक्तियां जो सरकार जो भी शक्तियां होती हैं वो सारी कैबिनेट के पास ही होती हैं, मंत्री परिषद के पास होती है। जबकि उत्तरदायी सरकार जो होती है, इसका अर्थ यह होता है उत्तरदायी सरकार का कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी कि संसदीय व्यवस्था कैसी उत्तरदायी सरकार वाली व्यवस्था है। और इसको वेस्टमिनिस्टर फॉर्म भी कहते हैं, वेस्टमिनिस्टर स्वरूप वाली सरकार भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत यह जो है व्यवस्था यह ब्रिटेन से ली गई। कहां से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से ली गई। तो इसके अंदर और कौन से देश हैं जो जिनमें संसदीय व्यवस्था है? जापान है, कनाडा है, भारत है। जबकि राष्ट्रपति व्यवस्था, जिसको गैर उत्तरदायी व्यवस्था या फिर गैर संसदीय प्रणाली या फिर निश्चित कार्यकाल व्यवस्था वाली भी कहते हैं, यह अमेरिका, ब्राजील, रूस, श्रीलंका आदि देशों में है। आइवर जेनिंग ने कहा था संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था किसने कही है? आइवर जेनिंग्स ने। आगे चलते हैं, संसदीय सरकार की विशेषता समझ लेते हैं। तो संसदीय सरकार के अंतर्गत नाम मात्र कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका दोनों होती है। नाम मात्र की कार्यपालिका, राष्ट्रपति को नाम मात्र की कार्यपालिका कहते हैं, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालक होता है, कार्यपालिका होती है। बात करते हैं बहुमत प्राप्त वाले दल का शासन, तो सरकार उसी की होती है जिसका सदन में बहुमत है, यानी कि लोकसभा में जिसका बहुमत है उसकी ही सरकार बनती है, वही मंत्रिपरिषद का गठन करता है। सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ होता है, सामूहिक उत्तरदायित्व मतलब कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी। हमारी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। राजनीतिक एकरूपता के बारे में जानते हैं। जो भी संसद में जो भी मंत्रिपरिषद बनता है वह एक ही विचारधारा से प्राय देखा गया है, एक ही विचारधारा के वो लोग होते हैं। बात करते हैं दोहरी सदस्यता। इसका दोहरी सदस्यता का अर्थ यहाँ पर यह है कि जो विधायिका का सदस्य होगा वही कार्यपालिका का सदस्य बन सकता है। जो विधायिका का सदस्य होगा वही कार्यपालिका का सदस्य बन सकता है। अगर कोई व्यक्ति जो कार्यपालिका का सदस्य बन गया है तो उसको 6 माह के अंदर विधायिका की सदस्यता लेना अनिवार्य है। यानी कि कोई व्यक्ति मंत्री बन गया है तो उसको सदन
उसको संसद का सदस्य 6 महीने के अंदर बनना ही होगा। आगे चलते हैं, प्रधानमंत्री का नेतृत्व का बात करते हैं। तो इसमें सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है संसदीय व्यवस्था में? तो प्रधानमंत्री, इसलिए इसको प्रधानमंत्री का नेतृत्व वाली सरकार भी कहते हैं, प्रधानमंत्री व्यवस्था भी कहते हैं इसको। बात करते हैं निचले सदन का विघटन। संसदीय व्यवस्था का एक अंग है निचले सदन का विघटन होना। तो इसमें निचला सदन का विघटन होता है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सिफारिश कर सकता है कि भैया निचला सदन को विघटित कर दीजिए, या फिर मंत्रिपरिषद का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है तो मंत्री संसद जो लोकसभा है, निचला सदन है, वो विघटित हो जाता है। बात करते हैं गोपनीयता की, तो मंत्रिपरिषद गोपनीयता की शपथ लेता है। इसमें गोपनीयता की काफी वैल्यू होती है मंत्रियों के कार्य में, इसलिए गोपनीयता की शपथ लेना अनिवार्य होता है। बात करें संसदीय व्यवस्था और राष्ट्रपति व्यवस्था में कुछ मूलभूत अंतर। संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत दोहरी कार्य प्रणाली होती है, जिसमें प्रेसिडेंट और पीएम होता है। प्रेसिडेंट जो होता है नाम मात्र का होता है, पीएम वास्तविक कार्यपालक होता है। बात करें बहुमत दल के शासन की बात करते हैं, तो बहुमत दल का शासन होता है, सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, राजनीतिक एकरूपता होती है, दोहरी सदस्यता होती है, प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है, निचले सदन का विघटन होता है और शक्तियों का सम्मिश्रण होता है। शक्तियों का विभेद नहीं होता, शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा नहीं होता। जबकि राष्ट्रपति व्यवस्था के अंतर्गत एकल कार्यकारिणी होती है, कार्यकारिणी एकल होती है, राष्ट्रपति और विधायिका का पृथक रूप से निर्वाचन होता है और अवधि भी उनकी पृथक होती है। उत्तरदायित्व का अभाव होता है, राजनीतिक एकरूपता नहीं होती, एकल सदस्यता होती है, राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है, निचला सदन विघटन का नहीं होता, निचले सदन का विघटन नहीं होता है, शक्तियों का विभेद होता है, स्पष्ट बंटवारा होता है शक्तियों का। कार्यपालिका और विधायिका के मध्य संसदीय व्यवस्था के गुण जान लेते हैं। तो विधायिका और कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य होता है, विधायिका और कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य होता है, विधायिका कार्यपालिका के मध्य देखिए सामंजस्य होता है, और उत्तरदायी सरकार होती है, निरंकुशता पर रोक होती है, व्यापक प्रतिनिधित्व होता है। जबकि राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत विधायिका और कार्यपालिका के मध्य टकराव होता है। ये दोष हैं इसके। गैर उत्तरदायी सरकार होती है, गैर उत्तरदायी नेतृत्व की संभावना होती है, सीमित प्रतिनिधित्व होता है। जबकि संसदीय व्यवस्था के दोष क्या क्या है? अस्थिर सरकार होती है, समय समय पर सरकार गिरती रहती है, अविश्वास प्रस्ताव आता रहता है, 5-5 साल में कार्यकाल पूर्ण होता है तो सरकार स्थिर नहीं रहती है। इसलिए नीतियां भी कभी सदैव स्थिर नहीं रहती है, सरकारें बदलती है, नीतियां बदलती रहती है, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन नहीं होता है, और अकुशल व्यक्ति यदि कि कोई व्यक्ति इसमें कार्यपालिका का सदस्य बन सकता है। मंत्री बनने के लिए कोई योग्यता की आवश्यकता विशेष नहीं होती। कोई व्यक्ति जो विधायिका का सदस्य है उसको सरकार चाहे तो मंत्री बना सकती है। बात करें गुण की, राष्ट्रपति व्यवस्था के गुण की, स्थायी सरकार होती है, नीतियों में निश्चितता होती है, शक्तियों का विभाजन प्रभावित होता है, विशेषज्ञों द्वारा सरकार, यानी कि सरकार में विशेषज्ञ व्यक्ति भी शामिल हो सकते हैं। बात करें ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली और भारत संसदीय प्रणाली में अंतर क्या है? मूलभूत अंतर यह है कि ब्रिटेन में जो मुखिया होता है वह उत्तराधिकारी होता है पूर्व मुखिया का, जबकि भारत में गणतंत्र है, भारत में चुनाव होता है, गणतंत्र में जो मुखिया होता है राज्य का उसका चुनाव होता है, वो चुनाव जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से भी चुना जाता है। बात करते हैं ब्रिटिश संसद संप्रभु होती है, जबकि भारतीय संसद संप्रभु नहीं होती, उसकी शक्तियां सीमित होती है। शक्तियां सीमित कौन करता है? तो न्यायिक पुनरावलोकन द्वारा न्यायपालिका इसकी शक्तियां सीमित करता है। जैसे कि उदाहरण है 99 संविधान संशोधन आया था, इसके अंदर न्यायिक नियुक्ति आयोग की बात की गई थी, जिसको न्यायपालिका ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था। बात करें तो इसका उदाहरण है कि संख्या कैसे सीमित हो रही है, उसका उदाहरण है। बात करते हैं ब्रिटिश प्रधानमंत्री निचले सदन का सदस्य होता है, जबकि ऐसा भारत में नहीं है। भारतीय प्रधानमंत्री उच्च सदन का भी सदस्य हो सकता है, निचले सदन का भी सदस्य हो सकता है। जैसे कि हमारे मनमोहन सिंह उच्च सदन राज्यसभा के सदस्य, जबकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निचले सदन के सदस्य हैं, लोकसभा के सदस्य हैं। जबकि मंत्रियों की कानूनी जिम्मेदारी होती है, यहाँ भारत में मंत्रियों को कानूनी जिम्मेदारी नहीं होती है। बात करते हैं ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में विपक्ष द्वारा शैडो कैबिनेट की बात कही गई है, शैडो कैबिनेट होती है ब्रिटेन में, शैडो कैबिनेट, जबकि भारत में ऐसा कोई व्यवस्था शैडो कैबिनेट जैसी व्यवस्था नहीं है। तो हमारी संसदीय प्रणाली समाप्त होती है। नमस्कार दोस्तों, अगले वीडियो में मैं आपके लिए संघीय व्यवस्था लेकर आऊंगा। नमस्कार।